वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और आज डेट है 21/4/2020 और हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझने के लिए फ्रेंडलिक तो एक साइंटिस्ट का नेम है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको बताना चाहिए क्या होता है। देखिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो था ना वो एक आप ये मान सकते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन था वो था x/m, यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट इन दोनों कॉम्बिनेशन है ना। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जो मिलके सरफेस फिनोमिना जो बनाते हैं उस पे अगर हम प्लॉट बनाए, कोई प्लॉट डायग्राम यानी कि कर्व बना देते हैं अगर कोई, तो उसी को स्टूडेंट हम कहते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल। लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था। इसको फ्रेंडलिक ने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट ताकि हर कोई इसको समझ सके। तो फ्रेंडलिक आइसोथर्मल होता क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूं। द रिलेशनशिप बिटवीन x/m, where x/m मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, x/m इज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट कौन होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, ठीक है स्टूडेंट। और m इज अ मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि जैसे गाड़ी के ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठ रहे हैं वो, ठीक है। एंड प्रेशर, ठीक है, ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट कि फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए छोटी सी बात है, वो ये है कि ये रिलेशन है किसके बीच में स्टूडेंट, ये रिलेशन है x/m और एक प्रेशर के बीच में, ठीक है। जब टेम्परेचर आपको क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये जरूर याद रखिएगा आप स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्रेंडलिक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने एक रिलेशन बनाया किसके बीच में, x/m एड्सॉर्बेट के बीच में और प्रेशर के बीच में, ठीक है, कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया है, उस लॉ को भी आप देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁴ यानी कि जो एड्सॉर्बेट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की पावर 1/n के, ठीक है। n की वैल्यूज हमारी 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, हम सबको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट, एक कांस्टेंट लगाएंगे k × p 1/n। तो यही है स्टूडेंट हमारा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स होता है उसका मतलब होता है कि एक प्लॉट बनाए, यानी कि एक कर्व बनाएगा जो शो करेगा कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर और x/m। तो अगर मुझे भी यहाँ पे प्लॉट डायग्राम समझना है तो मैं यहाँ पे बना देता हूं उसको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को अगर आप समझते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, व्हेन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस किस के हेल्प से होता है, x/m वेयर x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। एक तो एड्सॉर्बेट होना चाहिए यानी डस्ट पार्टिकल होना चाहिए, m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मास ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब जो भी जिसपे वो एड्सॉर्बेट हो रहे हैं, मतलब जिसपे आ रहे हैं डस्ट पार्टिकल, उसके ऊपर चाहे फिर वो बाइक है, कार है, एलमीरा है, फ्रिज है, लैपटॉप है, जो भी आपका वो एड्सॉर्बेट हो, आपका मोबाइल, ये सब एड्सॉर्बेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। एड्सॉर्बेट डस्ट पार्टिकल वगैरह इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। कर्व ऑर्बिटेंट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल। मतलब एक कर्व जो बनेगा किस किस के बीच में बनेगा, प्रेशर के बीच में बनेगा और x/m के बीच में बनेगा। तो बस उसी को फ्रेंडलिक ने अपने इस लॉ में भी एक्सप्लेन किया कि द रिलेशनशिप बिटवीन x/m, यानी कि एड्सॉर्बेट होता है स्टूडेंट, याद रखिए इसका मतलब क्या है, एड्सॉर्बेट, ठीक है, और एड्सॉर्बेंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वो जो कर्व बनेगा वही इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टूडेंट। तो याद रखिए मैं यहाँ पे बना देता हूं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारा ये x हो जाएगा हमारा एड्सॉर्बेट और m हो जाएगा हमारा एड्सॉर्बेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इनके बीच में जो कर्व मैं आप बनाने वाला हूं स्टूडेंट, इसी कर्व का नाम है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। देखिए ये एक मैं कर्व इस टाइप से बनाता हूं, ठीक है। तो देखिए एक कर्व तो इस टाइप का हो गया, एक और कर्व मैं बनाता हूं यहाँ पे, और एक और कर्व बनाते हैं, 3 कर्व मैं यहाँ पे बना देता हूं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर इसका होगा, इसका नाम T1 है, इसका नाम T2 ले लेते हैं, इसका नाम T3 का टेम्परेचर सबसे कम होगा, ठीक है। तो सीरीज कुछ ऐसे होगी, T1 सबसे हाई टेम्परेचर शो कर होगा, T2 उसके बाद में, और T3 सबसे लास्ट में। सबसे हाई टेम्परेचर T1 का है। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये जो था ये रिलेशन, ये जो ग्राफ रिलेशन है, इसी ग्राफ रिलेशन को हम कहते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इधर इसके एक साइड क्या जाएगा, एड्सॉर्बेंट
एड्सॉर्बेंट का रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, और इसको और क्लियरली अगर आपको समझना है स्टूडेंट, तो आप इसका एक और भी लॉजिकल है जिसको हम लॉग की हेल्प से समझते हैं, वो और इंपॉर्टेंट है, वो भी देखकर आप देख लीजिए। लेकिन कर वो भी इन्हीं दोनों के बीच में देखिए, फ्रेंडलिक जो आइसोथर्मस जो टर्म्स है वो एक रिलेशन शो करता है। मैं शॉर्ट डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो वो एक रिलेशन शो कर रहा है, किस किस के बीच में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। वो रिलेशन शो कर रहा है x/m एंड प्रेशर के बिटवीन। ठीक है स्टूडेंट, ये की पॉइंट आप इसको याद रखिए कि जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म्स होता है वो रिलेशन शो करता है x/n और p के बीच में। तो आइए हम थोड़ा सा और डिटेल में कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अगेन हमने फिर से वो लॉ लिया, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। x/m इज इक्वल्स टू, जब हम कांस्टेंट ये लगाएंगे, p 1/n। अभी हम सबको पता है कि x क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन में x के यहाँ पे वेयर x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, m इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट और p इज अ प्रेशर। लेकिन इस कंडीशन में टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रहेगा। देखिए स्टूडेंट, कोई भी ग्राफ अगर आप बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में टोटल नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बहुत सारे लॉग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो लॉग x/m इज इक्वल्स टू लॉग k, ठीक है, p 1/n। हमने बोथ साइड क्या किया, लॉग ले लिया। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जगह log x/m इज इक्वल्स टू, देखिए इनटू में log प्लस में आता है, log k प्लस log p 1/n। अब देखिए जो log इन पावर में होता है, log कभी अपने पास पावर नहीं रखता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, log k पावर आगे आ जाएगी प्लस 1/n log p। तो देखिए इसी को, अगर इस इक्वेशन को अगर आपने क्लास 11th में इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इक्वेशंस आपने जरूर पढ़ी होगी। तो जो y है, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग देखिए आप, जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है log x/m को। इसका मतलब जब मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ को एक फ्रेंडलिक के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट यहां पे जो y एक्सिस है वहां पे आ जाएगा आपका log x/m। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया x/m। अच्छा, फिर यहां देखिए आप x एक्सिस में क्या होगा, log p। ये देखिए ना, यहां से कंपेयर कीजिए, x एक्सिस में क्या है आपका log p, तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट हमारा log p। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे बन रहा है। अब मैं कंपैरिजन करता हूं, देखिए m होता है स्लोप। ठीक है स्टूडेंट, m होता है स्लोप, तो स्लोप क्या हमारा 1/n। तो क्या मेरे को यहां से स्लोप स्टार्ट करना चाहिए, नहीं। देखिए इसके आगे कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट क्या है, log k कांस्टेंट है, मतलब कुछ स्पेस जो है वो log k ने कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, तो ये इतना हो गया log k। इतना जो इंटरसेप्ट एरिया है इसको हम लिखते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, ये क्लास 11th में आपने लाइन इक्वेशंस पे पढ़े होंगे, व्हाट इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, अब चलिए यहां तक तो कांस्टेंट हो गया हमारा। अब तो हमारी जो स्लोप है वो 1/n, तो इतना तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से जस्ट ऊपर जो होगा वो हमारा स्लोप बनना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा। स्टूडेंट ये हमारा है स्लोप, इसकी वैल्यू 1/n। तो स्टूडेंट बस यही था हमारा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म्स, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और ये रिलेशन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये था हमारे पास फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटर्मल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ सकता है वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म्स जो है इसका टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए स्टूडेंट मैं दो तरह के कर्व बनाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा उसे। एक मैं आपको फिजिकल समझा देता हूं, एक केमिकल समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे चल रहा है हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, यहां चल रहा है स्टूडेंट हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज होता रहता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा है,
ये मैं एड्सॉर्प्शन का बना रहा हूं, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा ना कि जो एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, उसी को हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तो मैंने शो कर दिया, तो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, लेकिन देखिए केमिकल में थोड़ा सा अलग होता है। एक्चुअली केमिकल में जो होता है, सबसे पहले वो डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ होगा और फिर वो कुछ ऐसा बनाएगा। तो यार कि कभी कभी एग्जाम में 1-2 मार्क्स में आता है कि आपको वेरीफाई करना होता है कि कौन सा ग्राफ है, तो आप याद रखिए जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन का बनाएंगे वो कुछ इस तरह का बनेगा, और जब आप केमिकल का बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन होती क्या क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे मैं डाल देता हूं एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो क्या क्या एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन है, देखिए। सबसे पहले है कि अगर हम द हाई वैक्यूम कैन बी created by adsorbing remaining gases by charcoal after removing air by vacuum pump। देखिए, द हाई वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड बाय द एड्सॉर्बिंग। अगर आप कहीं पे बहुत हाई वैक्यूम बनाना है, मतलब आप चाहते हैं कि वहां से एयर मॉइस्चर वगैरह सब बाहर चला जाए, तो उसको बनाने के लिए भी आप एड्सॉर्प्शन की हेल्प ले सकते हैं। पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी माइन होती है ना, जो कोल की जो माइन होती हैं, चट्टानें जो होती हैं या सुरंगें जो होती हैं, गुफाएं जो होती हैं, जहाँ से कोल निकाला जाता है, रॉक्स जो होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट? एक मास्क बनाया जाता है, उसको हम गैस मास्क कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गैस मास्क, ठीक है। गैस मास्क containing activated चारकोल। देखिए, चारकोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन में हेल्प करता है वो। गैस मास्क कंटेनिंग एक्टिवेटेड चारकोल, यहां पे लिखेंगे, इज यूज्ड टू एड्सॉर्ब। ये जो पॉइजनस गैस जितनी भी होती है ना उसमें माइन वगैरह में, तो उस माइन वगैरह की जो पॉइजनस गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पॉइजनस गैसेस इन कोल माइन, ठीक है, माइन एंड पॉल्यूटेड प्लेस। आपने देखे भी होंगे N95 नाम से मार्क्स चलते हैं, वो भी इस तरह के ही कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंप्योरिटी है उसको एड्सॉर्बेट कराते हैं, ठीक है, एड्सॉर्प्शन नहीं होने देते, उनका एड्सॉर्प्शन कराते हैं। तो 2 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक और एप्लीकेशन जो मेरे माइंड में आ रही है, वो ये होती है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब मार्केट से कोई भी नया प्लास्टिक का सामान, कोई नया बर्तन वगैरह लेके आते हैं, जैसे कि आप वाटर का वो जो मिनरल होता है ना, वाटर मिनरल का वो डब्बा, ठीक है, या फिर कैंपा वाटर का, तो या फिर आप कुछ भी, जैसे आप नया फ्रिज लिया है मार्केट से आप, और आप वॉशिंग मशीन वगैरह लिया है, मिक्सी वगैरह लिया है, तो आप देखते होंगे उसके अंदर एक छोटी सी पैकेट होती है, छोटा सा पैकेट होता है उसके अंदर, एक सिलिका जेल का होता है स्टूडेंट, वो छोटा सा, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही छोटा सा पैकिंग होती है, वो पॉली में कुछ पेपर टाइप का होता है, उसमें कुछ पैकिंग करके रखा होता है, तो स्टूडेंट उसको हम सिलिका जेल बोलते हैं। उसका मेन काम क्या होता है? वो भी एड्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखिए सिलिका, आई होप आपने देखा जरूर होगा, वो जब आप नया कोई प्लास्टिक का कोई बर्तन टाइप का लेके आए होंगे ना मार्केट से, जैसे पानी का जो वो होता है कैंपा, उसके अंदर भी आपने देखा होगा, वो जरूर डाला होता है, जरूर देखिएगा आप, उसके अंदर भी एक छोटी सी वो रहती है। उसका काम क्या होता है कि वो वहां उस कैंप के अंदर से सारा मॉइस्चर वगैरह हटा देता है ताकि कभी भी खराब ना हो। तो सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल, ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे एड्सॉर्बेंट होते हैं, ठीक है।
आर यूज्ड टू adsorb water vapor and thus control humidity। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पे नमी वगैरह उसको कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल वगैरह का यूज किया जाता है। मैंने तो बहुत देखे, जैसे हम जब एसी लेके आए थे तो एसी का जो डब्बा था उसमें भी उसके अंदर भी ये मिला था, छोटा सा सिलिका जेल था। ठीक है स्टूडेंट, फ्रिज में था, फ्रिज के अंदर भी था, जो प्लास्टिक हम कैंपर वाला लेके आए थे उसके अंदर भी था, जो कैंपर था ना प्लास्टिक का, वो 10 लीटर का वाटर मिनरल्स के जो डब्बे आते हैं उसके अंदर भी था। तो ये जरूर रहता है कि ताकि वो चीज जो थी वो खराब ना हो। ठीक है, वो मतलब मॉइस्चराइज ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के ये जो मैंने आपको यूजेस लिखाए हैं स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हमारे पास, वो है कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस क्या होते हैं मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कैटालाइसिस एक ऐसी चीज होती है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करती है स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्ट टर्म में अगर बताऊं तो कैटालाइसिस क्या होता है, द process in which catalyzed is used to increase the rate of reaction, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता हो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कैटालाइसिस। ठीक है, लेकिन खुद रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूं, KClO3 गिव्स, तो यहाँ पे जो MnO2 होगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा स्टूडेंट, वो आपका एज अ कैटालाइसिस है। ठीक है, लेकिन देखिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखिए K2 है, यहाँ पे भी K2 है, Cl2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। MnO2 ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कैटालाइसिस बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब कैटालाइसिस के भी कई टाइप होते हैं। तो एक स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा कैटालाइसिस का जो एक टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा होमो। ठीक है, पूरा लिख सकता हूं होमोजीनियस। ठीक है, और एक लिख सकते हैं आप स्टूडेंट हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट अगर फेसेस की बात करना है, ध्यान रखना। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फेसेस की। अगर रिएक्टेंट और कैटालाइसिस का फेज सेम है। ठीक है, रिएक्टेंट और किसका स्टूडेंट, कैटालाइसिस का। मैं यहां पे लिख देता हूं रिएक्टेंट एंड कैटालाइसिस। अगर इन दोनों का फेसेस सेम है ना स्टूडेंट, क्या सेम इनका फेस। ठीक है, अगर ये भी गैस है ये भी गैस है तो ये होमोजीनियस होंगे। अगर रिएक्टेंट का एंड कैटालाइसिस का फेस कैसे स्टूडेंट, डिफरेंट है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा हमारे पास हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। अब आई होप आपको लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसकी जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो होमोजीनियस कैटालाइसिस होते हैं ना स्टूडेंट, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा SO2 + O2 गिव्स 2SO3, S को स्टेबल कर देते हैं, 2 से इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया NO, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। प्रोडक्ट से मतलब नहीं हमें। ठीक है, अच्छी बात है कि प्रोडक्ट भी अगर आ जाए सेम स्टेट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें रिएक्टेंट और कैटालाइसिस की स्टेट देखनी होती है केवल। देखिए तो इसमें जो रिएक्टेंट की जो स्टेट है, सेम स्टेट किसकी स्टूडेंट, हमारी कैटालाइसिस की है। ठीक है, जबकि यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ वैसे रिएक्शन, जैसे हम बना देंगे O3 ओजोन प्लस एक वैकेंट ऑक्सीजन हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे आ गया है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन गया 2O2। देखिए 3O1 4, तो ये भी हमारा गैस है और ये भी हमारा गैस है।
ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन की प्रेजेंस में, हम ऐसा करते हैं तो वो भी एक गैस है और ये भी एक गैस, सब गैस की स्टेट में, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आई होप यू अंडरस्टैंड, जब रिएक्टेंट और आपका जो कैटलाइसिस्ट अगर उनके फेसेस सेम होंगे तो स्टूडेंट हम उसे बोलेंगे होमोजीनियस कैटलाइसिस्ट। अब देखिए हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस कौन से होते हैं स्टूडेंट। देखिए हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस जैसे नाम से होता चल रहा है, हेट्रोजीनियस तब होंगे जैसे कि N2+3H2 रिवर्सिबिलिटी 2NH3। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, लेकिन यहाँ पे जो कैटलाइसिस यूज होता है वो Fe होता है, Fe एक सॉलिड है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 रिवर्सिबिलिटी CH3OH। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। और ये हमारे पास कौन सी स्टेट है स्टूडेंट इसकी, ये गैस है, लेकिन यहाँ पे जो हम ये यूज करेंगे ये कॉपर एक मेटल हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोजीनियस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस कैसे बनते हैं, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप किसी चीज को अच्छे समझ रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलाइज्ड। देखिए तो ये कुछ बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्ट में रिएक्शंस करेगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे हमने बनाया है ये एक कैटलाइसिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट। हम समझ रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस्ट, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा A प्लस B दोनों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म चलती है वो होती है एडसॉर्प्शन, ये गिव्स के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। पहले तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये है कैटलाइसिस्ट हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है कैटलाइसिस्ट, ठीक है। ये कैटलाइसिस का अपना एक सरफेस है, ठीक है। अब सरफेस है, अब ये फ्री वैकेंसीज बना रखी है इसने, यहाँ पे कोई भी ऐड हो सकता है। तो हम देखते हैं कि आफ्टर रिएक्शंस क्या हुआ है। ये हमारे रिएक्टेंट ये थे कैटलाइसिस्ट, और इस कैटलाइसिस्ट में ये कुछ वैकेंसीज बना रखी है उन्होंने, कोई भी आके यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B आपका ऐड हो गया है, ठीक है। कैटलाइसिस कैसे प्रोसेस करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए फिर से क्या करेगा, इतना करने के बाद फिर से दिखाएगा एडसॉर्प्शन। ये स्टूडेंट आपको जरूर लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म आ सकता है एग्जाम में भी। है एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, जब रिएक्शन हुई है इनके बीच में, तो देखिए जो A है और जो B है उसमें भी इंटरमीडिएट एक बॉन्ड बनने लगा है, ठीक है स्टूडेंट। उनके बीच में भी एक बॉन्ड बना रहा है, जैसे इनके बीच में बनाना है ऐसे ही बॉन्ड इनके बीच में बनाने लगा है। उसके बाद फाइनल जो हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, या फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आ जाएगा अब यहाँ पे, क्योंकि हम फाइनल बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारे कैटलाइसिस जैसे थे वैसे ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही खत्म हो चुका है। देखिए आप कि जो A और B थे वो आपस में बॉन्ड बनाना सीख चुके हैं। तो जब बॉन्ड बनाना सीख चुके हैं तो A से भी एक बॉन्ड बना जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। तो स्टूडेंट आज हमने आपको सिखाया कि व्हाट इज द कैटलाइसिस क्या होते हैं, कैटलाइसिस क्या करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है स्टूडेंट अभी पढ़ने के लिए, हमारे पास काफी कुछ है, जैसे कि कैटलाइसिस के एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है कैटलाइसिस, ठीक है। और कुछ सिलेक्टिव कैटलाइसिस भी होते हैं, कुछ एक्टिव कैटलाइसिस भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं हम
selectivity of catalysis। देखिए स्टूडेंट, होता ये है कि जो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें हमारे कैटालिसिस हमेशा के लिए सिलेक्ट हैं, जैसे कि कॉपर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक गैस है और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं जो कि खुद एक गैस है, और रिएक्शन करेगा निकेल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो परफेक्टली बनाएगा मैथेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकेल है वो एक डिफरेंट कैटालिसिस्ट है, लेकिन इससे पहले जो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा तो हम यहाँ पे कॉपर भी यूज करते हैं। तो कॉपर लेने पे कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, मैथेनॉल बनेगा, जबकि इसकी प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वो मैथेन प्लस वाटर बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ सिलेक्टिव कैटालिसिस्ट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में हमेशा कुछ वही रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव कैटालिसिस्ट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ZSM5। अब ZSM5 होता क्या है आप ये भी देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है जियोलाइट सील्स ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोरेस्ट्री 5। देखिए कई तो एक मार्क्स से भी इसके फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ सकता है कि क्या होता है ये। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो ZSM5 होता है ये भी एक टाइप का क्या है, कैटालिसिस्ट ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ पोर्स बने होते हैं, खाली जगह बनी होती है, ठीक है। वैसे इसको हम बोलते क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस्ट, ठीक है। इसको कैटालिसिस्ट कौन सा बोलते हैं हम स्टूडेंट, वो सिर्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस्ट होते हैं। इसमें ऑलरेडी एक पोर्स बने होते हैं, खाली खाली जगह बनी होती हैं। मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन करूंगा। और द कैटालिसिस्ट which depends upon the pore number, द पोर स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट आप। पोर स्ट्रक्चर, पोर होता है स्टूडेंट जो खाली जगह बनी होती है, ठीक है। पोर स्ट्रक्चर्स ऑफ द कैटालाइज्ड एंड molecular size of reactant and product molecules is called, आप ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है, शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ZSM5 होता क्या है। ये एक टाइप का कैटालाइसिस है जिसको हम शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस बोलते हैं। इसमें ऑलरेडी पोर्स बने होते हैं, उस पोर में आपके रिएक्टेंट आ जाते हैं, वो फिर प्रोडक्ट बनके फ्री होते हैं। तो आप एग्जाम में आता है कि कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले तो मैं आपके ये डिस्कस कर दूं कि जो स्ट्रक्चर इसका जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है, इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको, जो मधुमक्खी होता है ना उसका जो छत्ता आपने देखा होगा, तो बस कुछ वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम्ब जैसा, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है ना, उसमें खाली खाली सी जगह हमको दिखती हैं, बस वैसे ही हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, मैं आपको यूज भी लिखा देता हूँ स्टूडेंट। इसका यूज होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसका यूज होता है, ये कन्वर्ट करता है मैथेनॉल, ये करता है मैथेनॉल को टर्न करता है स्टूडेंट पेट्रोल में। तो पेट्रोल इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज है। पेट्रोल को हम यहाँ पे गैसोलीन भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, गैसोलीन। तो मैथेनॉल से पेट्रोल या फिर गैसोलीन बनाने में भी ZSM5 का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है हमारे पास ZSM5, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये यूज होता है, एप्लीकेशंस ऑफ, इसका तो हमने समझ लिया है, लेकिन सारे कैटालाइसिस के अलग अलग कैटालाइसिस हैं जिसके अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग जगह हम इसको यूज करते हैं। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कैटालाइसिस
इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, आपने देखा होगा वेजिटेबल हमारे पास होता है ऑयल, ठीक है। वेजिटेबल हमारे पास ऑयल है, इसका हाइड्रोजिनेशन किया जाता है एक बहुत अच्छी कैटालिसिस यानी कि निकेल की प्रेजेंस में, ठीक है। अब बन जाता है स्टूडेंट आपका वेजिटेबल घी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहला तो ये हो गया, तो ये भी एक इंडस्ट्री में यूज होगा जहां पे वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा, हम कैटालिसिस का इंडस्ट्रियल यूज देख रहे हैं स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड होता है हमारे पास स्टूडेंट जैसे N2 है प्लस 3H2 रिवर्सिबिलिटी, एक ही स्पेशल कैटालिसिस है जिसका नाम है Fe, ठीक है। Fe एक कैटालिसिस होता है, जबकि प्रमोटर्स होता है MO, मॉलिब्डेनम इसका नाम है। प्रमोटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कैटालिसिस की पावर को बढ़ाते हैं। कैटालिसिस कौन होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन की पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे वो कैटालिसिस, जो कैटालिसिस की पावर को बढ़ाएंगे वो होते हैं प्रमोटर्स। तो यहाँ पे MO से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रमोटर्स है, ठीक है, जो कैटालिसिस की पावर को बढ़ाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2NH3। स्टूडेंट इसका अपना एक नेम भी है इस प्रोसेस का, जिसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ये आने वाले चैप्टर में आप समझेंगे इसको, हैबर्स प्रोसेस। तो याद रखिए अमोनिया के मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, जहां पे अमोनिया बनती है वहां पे भी इसका यूज होता है। इसके अलावा और कैटालिसिस में आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि हम H2SO4 बना रहे हैं, H2SO4 के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको रिएक्शन देखनी होगी, एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मैं रिएक्शन ही लिख देता हूं, हालांकि ये भी हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले वहां पे होता क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो रिएक्शन, सल्फर जो होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपकी, वो क्या करती है स्टूडेंट, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी अगेन और बनाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बस यहीं पे हमारा एक कैटालिसिस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं V2O5, वैनिडियम पेंटाऑक्साइड। क्या होता है स्टूडेंट इसका नाम, वैनिडियम पेंटाऑक्साइड। तो मैन्युफैक्चर वैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो बनता है वो H2SO4 बनता है। इसके आगे की भी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ साइड में। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब SO3 बन चुका है तो SO3 जो होता है वो H2SO4 से रिएक्ट करके स्टूडेंट बनाता है हमारा ओलियम, यानी बनाता है H2S2O7। जब आप इसको फिगर के साथ समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर H2S2O7 रिएक्शन करता है वाटर के साथ और बनाता है आपका हाई अमाउंट में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो इसकी रिएक्शंस मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दी है, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि एक तो हमने देखिए कहाँ देखा कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटालिसिस का यूज करते हैं इंडस्ट्री में, अमोनिया बनाने के लिए हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे होते हैं, लेकिन उसमें जब तक SO3 नहीं बनेगा तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन सकता है। तो SO3 बनाने के लिए हमें वैनिडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिसिस की नीड होती है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। और आज का हमने जो पढ़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब योर चैनल, ये आपका अपना खुद का चैनल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।